हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पिछले एक वीक के अंदर जो भी कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे थे इकोनॉमी के रिगार्डिंग लास्ट वन वीक के अंदर जो न्यूज़ में रहे उनको डिस्कस करेंगे। प्लस एट द सेम टाइम कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे एंड साथ ही साथ इकोनॉमी के अंदर किस तरह के मेन से क्वेश्चन आते हैं उनको भी काफ़ी डिटेल में आज हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट सेलिंग के बारे में। देखो, लास्ट ईयर क्या हुआ था। लास्ट ईयर आप जानते होंगे कि एक रिसर्च ग्रुप है हिंडनबर्ग के नाम से, राइट। अब हिंडनबर्ग ने जो रिसर्च करी, उन्होंने अपना जो फाइंडिंग्स बताई, उसके अंदर उन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाए थे अडानी ग्रुप की इंडस्ट्रीज के ऊपर, राइट। इनफैक्ट यहां तक बोला गया कि दिस इज द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। अब इसके अंदर इन्होंने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए। मैं आपको अगर एक ब्रीफ में बताना चाहूँ ना, तो एक मेजर एलिगेशन की तरह ये था कि किस तरह से अडानी ग्रुप कैश की राउंड ट्रिपिंग कर रहा है। यहाँ पर बताया गया, मतलब इनकी रिसर्च के द्वारा, कि जो गौतम अडानी जी हैं, उनके अगर हम भाई की बात करें, विनोद अडानी जी, ये दरअसल में बहुत सारी ऑफशोर एंटिटीज के डायरेक्टर हमें देखने को मिल जाते हैं। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर अगर हम बात करें, इनके एक प्राइवेट ऑफशोर ट्रस्ट और कंपनीज देखने को मिलती हैं। एंड ये फिर जो पैसा आता है, सारा का सारा पैसा मॉरिशियस फंड्स में जाता है। प्लस यहाँ पर बहुत सारी इनके द्वारा शेल एंटिटीज भी रन करी जाती हैं। शेल एंटिटीज या शेल कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके कंपनी के नाम तो होते हैं, पर दरअसल में वो कोई ऑपरेशंस नहीं कर रही होती। इनका पर्पस बस कंपनीज खोलने का यही होता है कि एक तरह से पैसा इधर उधर किया जा पाए। फिर ये जो सारा पैसा होता है, ये अदानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनीज के अंदर आता है और लोगों को ऐसा लगता है कि यार बाहर के लोग बहुत ईगर हैं इन्वेस्ट करने के लिए। पर दरअसल में पैसा है किसका? दरअसल में तो ये अडानी ग्रुप का ही पैसा है। वो घूम फिर के मॉरिशियस के माध्यम से वापस अपनी कंपनीज के अंदर पैसा लगाते हैं। फिर वो पैसा वापस से घूम फिर के जो प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं, इनको वापस यहाँ पे आता है। इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता रहता है। यानी कि जबरदस्ती से अपने कंपनीज के जो शेयर्स हैं उनको इन्फ्लेट करवाने की कोशिश होती है। लोगों को ऐसा लगता है यार ये तो कंपनी बहुत ही बढ़िया कर रही है, पर जबकि अंदर से खोखली है। ऐसा यहाँ पर एलिगेशंस थे। मैं फिर से बता दूं, ये एलिगेशंस हिंडनबर्ग ग्रुप के द्वारा लगाए गए। अब देखो, जब ये ऐसा आपका बताया गया रिसर्च के द्वारा, उस समय क्या हुआ? उस समय यहाँ पर अडानी ग्रुप के जो शेयर्स थे ना, अचानक से काफी ज्यादा नीचे आ गए थे। बट धीरे धीरे करके उन्होंने रिकवरी भी करी और आज के समय ऑलमोस्ट उसी लेवल के ऊपर या थोड़ा सा नीचे उस लेवल से हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो इनकी रिसर्च थी, एक साल के बाद या 1.5 साल बाद हमें देखने को मिलता है कि उसका बहुत ज्यादा कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। शॉर्ट टर्म के अंदर डेफिनेटली शेयर्स नीचे गिरे थे, पर अब वापस से रिकवरी हो चुकी है। अब इस समय ना 1 से 1.5 साल के बाद वापस से हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है और ये एलिगेशन लगाया गया है सेबी चीफ के ऊपर। दरअसल में जो ये सारे एलिगेशंस थे ना, इनकी जांच के लिए बात हुई थी और सेबी ने इनके ऊपर थोड़ी बहुत जांच भी करी। हालांकि वो जांच ऐसा कहा जाता है काफी स्लो करी गई। अब यहाँ पर हिंडनबर्ग का ये कहना था कि जो सेबी के चेयरमैन हैं, जहां पे मैं बात करता हूँ माधवीपुरी बुच जी के बारे में, उनके दरअसल में जब ये बात हो रही थी ना आपके ऑफशोर ट्रस्ट वगैरह की, इसके अंदर भी यहाँ पर माधवीपुरी जी का खुद का एक स्टेक हुआ करता था। इनका भी, माधवीपुरी बुच जो कि सेबी की चेयरपर्सन है, प्लस एट द सेम टाइम उनके हस्बैंड का भी यहाँ पर शेयर हुआ करता था। यानी कि इनके हिडन स्टेक्स थे यहाँ पर। तो कहने का इनका मीनिंग पता क्या था हिंडनबर्ग का? अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो कहने का मीनिंग हिंडनबर्ग का इतना ही था, क्योंकि सेबी चेयरपर्सन के खुद के कुछ ना कुछ इंटरेस्ट थे इस पर्टिकुलर ऑफशोर ट्रस्ट के साथ, ऑफशोर कंपनीज के अंदर। तो इस वजह से इन्होंने ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं करी अडानी ग्रुप की। ऐसा यहाँ पर आरोप लगाया गया हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा। अब देखो, डेफिनेटली माधवीपुरी जी ने इनको निगलेक्ट कर दिया है। उन्होंने बोला है कि नहीं, ये सारे जो इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं ये सब गलत है। तो ये सब चीज़ तो इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा होगा, पर हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए थी थोड़ा एक बेसिक आइडिया के लिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए विद रिगार्ड्स टू कि आखिर ये शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। क्योंकि एक्चुअल में अगर मैं बात करता हूँ ना हिंडनबर्ग रिसर्च की, ये आपकी एक शॉर्ट सेलिंग फर्म ही हमें देखने को मिलती है। अब आप पूछेंगे सर इसका मतलब क्या है शॉर्ट सेलिंग का? मैं आपको इसका मीनिंग एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, होता क्या है ना, हमें अक्सर ऐसा लगता है कि लेट्स से कोई कंपनी का शेयर है, आज वो लेट्स से 100 रुपए का शेयर है, कल को वो 180 रुपए का हो जाएगा। तो अगर मैं 100 रुपए का उस शेयर को खरीदूंगा और 180 का बेच दूंगा, यानी कि सस्ते में खरीदा और जैसे जैसे उसका शेयर ऊपर गया, तब जाके ऊपर जब गया तब मैंने उसको बेच दिया, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे 80 रुपए का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि सस्ते में मैंने खरीदा था और महंगे में बेचता था। नॉर्मली सब लोगों को यही लगता है ना कि ऐसा ही तो होगा। पर ये तो एक तरीका हो गया प्रॉफिट कमाने का। इसका एक बिल्कुल उल्टा तरीका भी है प्रॉफिट कमाने का।
वो तब होता है जब मान लो किसी कंपनी का शेयर नीचे जाए। अब आप पूछेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि कंपनी नीचे जा रही है, कंपनी का शेयर नीचे जा रहा है एंड तब एक बंदा पैसे कमा ले। देखो मान लो इस कंपनी का शेयर प्राइस आज है 180 रुपए, यानी कि इस कंपनी का जो शेयर का दाम है वो 180 रुपए है। आपके पास ना आज के समय शेयर नहीं है, आप एक काम करते हो, किसी से ना शेयर उधार पे खरीदते हो। आप पूछोगे सर उधार पे लिया, खरीदा नहीं बल्कि उधार पे लिया, किससे? आपके जो ब्रोकर्स होते हैं उनसे, जैसे आपके जीरोधा हो गया या बाकी इस तरह से जो ब्रोकर्स होते हैं ना, उनके से आपने क्या किया, आपने शेयर उधार पे ले लिया। ठीक है, कितने का? कितने का नहीं, कितने का तो मतलब पॉइंट ये है, पैसा ये जो आपका शेयर लिया गया ये तो उधार पे लिया गया है एंड आपने बोला कि मैं आपको कुछ दिनों के बाद वापस कर दूंगा। ठीक है, तो यानी कि ना जब 180 का शेयर था तब आपने उधार पे लिया एंड आपने उस प्राइस पे उस शेयर को सेल कर दिया। फिर कल को या फ्यूचर में जब इसका दाम कम हो जाएगा, मान लो ये 100 रुपए के ऊपर आ गया इसका शेयर, तब आप कहीं ना कहीं इसको यहां पर जो आपने बोरोड आपका शेयर था, अकॉर्डिंगली वो फिर आपने यहाँ पे एक तरह से बाय कर लिया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो हो क्या रहा है यहाँ पर, आप उस चीज को रीपरचेज करके आप यहाँ पे लेंडर को रिटर्न कर रहे हो। तो हो क्या रहा है, आपने एक तरह से यही तो किया कि सेल किया 180 रुपए के अंदर और आपने खरीदा 100 रुपए के अंदर, तो यहां पर भी तो 80 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो होता क्या है शॉर्ट सेलिंग के अंदर, आप यहां पर किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को सेल कर देते हो जो कि आज आपका है भी नहीं, आपने तो उधार पे लिया था। आपने क्या किया, जब उसका प्राइस कहीं ना कहीं कम हो गया ना, तो अकॉर्डिंगली आपने उसको रीपर्चेस कर लिया। दिस इज हाउ द शॉर्ट सेलिंग वर्क। तो आप इसकी एक बार डेफिनेशन भी देख लीजिए, इट इज एन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इन विच इन्वेस्टर बोरोज द सिक्योरिटी। ये देखा ना हमने यहाँ पे बोरो किया था एंड सेल्स देम, उसको सेल कर दिया यहीं के ऊपर, इन द होप्स ऑफ देन परचेजिंग द सिक्योरिटीज एट अ लोअर प्राइस इन द फ्यूचर। इसी को बोला जाता है शॉर्ट सेलिंग। अब अडानी के केस में क्या हुआ, जैसे मान लो अब जो भी आपका अडानी ग्रुप की कंपनीज का प्राइस था, अभी वो ज्यादा था, जैसे वो रिपोर्ट आई तो अकॉर्डिंगली रिपोर्ट आने की वजह से अडानी ग्रुप की कंपनीज का जो प्राइस था या शेयर्स का दाम था वो नीचे आ गया एंड अकॉर्डिंगली उससे फायदा किसको हो गया, उसके फायदा हो गया हिंडनबर्ग रिसर्च को। तो इस तरह से क्या होता है, हिंडनबर्ग रिसर्च बीइंग अ शॉर्ट सेलर इस तरह से पैसा कमाता है। हमारे एग्जाम के लिए ना शॉर्ट सेलिंग टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आपको इसका मीनिंग बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आखिर शॉर्ट सेलिंग होती क्या है। तो यहाँ पर एक तरह की इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ही है जो कहीं ना कहीं स्टॉक के डिक्लाइन के बेसिस के ऊपर स्पेकुलेट करती है। तो इसके ऊपर शॉर्ट सेलर बेट करते हैं किसी चीज के ऊपर, जैसे ड्रॉप होता है उनको यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा हमें देखने को मिल जाता है। कुछ लोग तो होते हैं कि चलो थोड़ा स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन मतलब सट्टा एक तरह से कह लो, या एक तरह स्पेकुलेट करते हैं कि इस कंपनी का दाम नीचे कितना जा रहा है, तो वहां से एक तो पैसा कमाने की लोग कोशिश करते हैं। कुछ लोगों की कोशिश होती है कि अपने पोर्टफोलियो को हेज करने की। कई बार उनको लगता है यार अचानक से ऐसा ना हो जाए कि मैंने खूब सारे पैसे डाल तो रखे हैं, कल को अचानक से मार्केट नीचे गिर गई तो मेरा तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। इस लॉस को कहीं ना कहीं कम करने के लिए, इस लॉस को हेज करने के लिए भी काफी बार शॉर्ट सेलिंग का इस्तेमाल होता है। अब शॉर्ट सेलिंग के अंदर मैं बात करूं ना, तो आपको दो तरह की शॉर्ट सेलिंग देखने को मिल जाएगी। एक होती है आपकी नेक्ड शॉर्ट सेलिंग और एक होती है आपकी कवर्ड शॉर्ट सेलिंग। अब इन दोनों का मीनिंग क्या है, नेक्ड और आपके कवर्ड का? देखो जब मैंने बात करी ना शॉर्ट सेलिंग की, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप कहीं ना कहीं पहले क्या करते हो, शेयर को बोरो करते हो, तभी बाकी जाके आगे जाके फिर उसको बेचते हो, फिर लास्ट में जाके उसको रिपर्चेस कर लेते हो, यही प्रोसेस था। अगर मान लो किसी पर्सन ने इस शेयर को बोरो ही ना किया हो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आपने डायरेक्टली उसको सेल कर दिया, आपने उसको बोरो ही नहीं किया, उस केस को बोलते हैं हम नेक्ड शॉर्ट सेलिंग। जब कहीं ना कहीं आपने शेयर सेल कर दिए बिफोर एक्चुअली ऑब्टेनिंग देम, उसको बोलते हैं नेक्ड। कवर्ड के अंदर जो मैंने आपको बताया था वो कवर्ड शॉर्ट सेलिंग कही जाती है। अब एक्चुअल में अगर हम बात करें दुनिया भर में रूल्स की, तो आप ध्यान में रखना जो नेक्ड शॉर्ट सेलिंग है, जहां पर बोरो नहीं होता शेयर्स, उस केस को क्या बोलते हैं, उस केस को यहां पर दुनिया में अलाउ नहीं किया गया, इंडिया और यूएसए के अंदर। बाकी अगर मैं बात करूं, कुछ रिसेंटली सेबी के द्वारा कुछ चेंजेस लाए गए थे, इसमें उन्होंने बोला था कि अगर मान लीजिए आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको यहाँ पे क्या करना होता है, उनको सबसे पहले ही बताना होता है कि जो भी वो ऑर्डर लगाने जा रहे हैं क्या उसमें शॉर्ट सेलिंग इन्वॉल्व है या नहीं। यानी कि ऑर्डर लगने से पहले ही, ऑर्डर प्लेस होने से पहले ही अप फ्रंट उनको यहाँ पे बताना पड़ता है। ये किसके लिए है, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए ये रूल कहता है। पर मान लेते हैं कि मेरे और आपके जैसे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं, उनकी अगर हम बात करें, उस केस में उनको क्या करना होगा, उस केस में वो भी, उनको भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, पर उनको पहले ही डिस्क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि अप फ्रंट डिस्क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है। वो दिन का जो ट्रेडिंग सेशन होता है तब तक वो डिस्क्लोज कर सकते हैं। अप फ्रंट डिस्क्लोज करने की जरूरत सिर्फ और सिर्फ आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को होती है। तो ये जो मीनिंग था, सबसे पहली बात तो कि आखिर शॉर्ट सेलिंग होता क्या है, फिर
नेक्ड शॉर्ट सेलिंग और आपका कवर्ड शॉर्ट सेलिंग के बीच में अंतर क्या है, क्या क्या रूल्स है सेबी के, इन चीजों के बारे में क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं, ये सारी चीजें अगर आपको पता होंगी ना, तो कैसा भी क्वेश्चन यूपीएससी आपसे शॉर्ट सेलिंग के रिगार्डिंग पूछ ले, आई एम श्योर आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत आराम से आंसर कर दोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ सालों के अंदर यूपीएससी ने फाइनेंशियल मार्केट के साथ जो लिंक्ड मुद्दे होते हैं, जो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में बार बार आते हैं, उनके रिगार्डिंग यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछना काफी पिछले सालों में स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू पे जाके इस पर्टिकुलर लेक्चर की टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। प्लस एट द सेम टाइम और भी जो बहुत सारा रेलेवेंट कंटेंट होता है, मैं आपके साथ इसी टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहता हूं, तो वहां से भी आप यहाँ पे देख पाओगे। नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। मैं थोड़ा सा ना आपको पहले ये योजना एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो, दरअसल में अगर हम इस योजना की बात करें, इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया था फरवरी 2024 के अंदर। ये जो स्कीम है ये आपकी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब देखो, आप लोग समझ गए होंगे सूर्य घर, सूर्य का मतलब तो होता है सोलर एनर्जी। स्पेशली अगर मैं बात करूं ना, जो रूफ टॉप्स वगैरह होते हैं, उनके थ्रू हम आज भी बहुत कम सोलर एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सरकार की यहाँ पर कोशिश है कि किस तरह से छतों के ऊपर जो सोलर इंस्टॉलेशन है हम यहाँ पे उसको बढ़ा पाए। अब यहाँ पर ना सरकार बहुत तरह के अलग अलग तरह के असिस्टेंस दे रही है। मान लो किसी घर के ऊपर 1 किलोवाट सिस्टम लगना है, तो वहां पर असिस्टेंस होगी 30,000 की, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए यहाँ पे असिस्टेंस होगी 60,000 की, और 3 किलोवाट सिस्टम के लिए 78,000 तक की सब आपकी असिस्टेंस दी जाएगी। कोशिश दरअसल में ये है ना कि लोग अपने घरों के ऊपर इन चीजों को इंस्टॉल नहीं करते, या तो महंगा होता है या फिर कुछ और इश्यूज आते हैं। तो यहाँ पर असिस्टेंस के माध्यम से हमारी कोशिश है कि यहाँ पर लोगों को ना एक तरह से प्रोत्साहित किया जाए, उनको इंसेंटिवाइज किया जाए कि आप अपने घरों पे ये सोलर पैनल्स लगाइए ताकि सारे बेनिफिट्स हो। अब डेफिनेटली ऐसा करने से इन्वायरमेंट को भी बेनिफिट होता है, प्लस एट द सेम टाइम जो इंसान इसको लगा रहा है ना अपने घर के ऊपर, उसको भी फायदा होगा। डेफिनेटली रूफटॉप सोलर तो इंस्टॉल होंगे ही होंगे, और जो आपके घर के ऊपर बिजली बनेगी उससे आपको अच्छी खासी बिजली मिल जाएगी। तो ऐसी कोशिश है हमारी कि 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को 300 यूनिट हर महीने की इलेक्ट्रिसिटी मिले। प्लस एट द सेम टाइम जो आपके उससे सरप्लस एनर्जी बनी, सरप्लस पावर जो यहाँ पे निकली, उसको यहाँ पर आप सेल भी कर सकते हो। तो यानी कि कमाई का एक साधन भी यहाँ से खुल गया। इसके साथ ही साथ इस पर्टिकुलर योजना के माध्यम से ऐसा बताया जा रहा है कि 17 लाख नई नौकरियां यहाँ पे क्रिएट होंगी। प्लस इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर 720 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट एमिशंस यहाँ पे हम उनको रिड्यूस कर पाएंगे ओवर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ यहाँ पर लो इंटरेस्ट लोन भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको कोई कोलैटरल देने की जरूरत नहीं है। लगभग 7% का हाउस होल्ड को इस रेट के ऊपर आपको लोन भी मिल जाएगा। तो सरकार की बेसिकली कोशिश यही है कि किस तरह से रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस को भारत में हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, इसको बढ़ावा दे सकते हैं। इसके लिए ही स्कीम के लिए 75,000 करोड़ का यहाँ पे आउटले दिया गया है। अब थोड़ा सा अगर हम इसको समझे, ये बात तो चलो समझ आई। अब ये क्या मुद्दा है मॉडल सोलर विलेज का? देखो, एक्चुअल में कोशिश ये है ना कि जैसे हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक गांव ऐसा चुने जिसको एज अ मॉडल सोलर विलेज की तरह यहाँ पे डेजिग्नेट किया जाए। एक्चुअल में क्या होगा ना, आप नोटिस करो, हम चाहते हैं कि सोलर एनर्जी का अडॉप्शन बढ़े, विलेज कम्युनिटीज को यहाँ पे साथ में आना पड़ेगा। तो एक हम सोलर विलेज बनाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ताकि बाकी गांव जो है आसपास के, वो उसको देख के उसको सीख पाए। और साथ ही साथ ये जो गांव चुना जाएगा, इसको साल का 1 करोड़ रुपया भी यहाँ पे प्रोवाइड होगा। तो इस तरह से टोटल यहाँ पे 800 करोड़ का बजट हमें दिया गया है 800 डिस्ट्रिक्ट्स के कॉरस्पॉन्डिंग, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट में एक इस तरह से मॉडल सोलर विलेज यहाँ पे बन पाए एंड इंडिया एक तरह से इसमें आत्मनिर्भरता ला पाए। साथ में अगर हम बात करें, उस विलेज के अंदर कम से कम 5,000 लोग तो रहने होने चाहिए, उनकी पॉपुलेशन होनी चाहिए। अगर वो जो आपका विलेज है वो अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर आता है, तो वहां पर मिनिमम पॉपुलेशन आपकी 2,000 होनी ही चाहिए। तो ये जो पूरा आपका मॉडल सोलर विलेज का जो कॉन्सेप्ट होगा, इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाएगा आपकी स्टेट, आपकी यूटी रिन्यूएबल एनर्जी जो एजेंसीज होती हैं उनके द्वारा, और सुपरवाइज किया जाएगा बाय डीएलसी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के द्वारा। साथ ही साथ देखो, एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि बस एक गांव को ऐसे रैंडमली चुन लिया, नहीं। यहाँ पर आप नोटिस करोगे डिफरेंट डिफरेंट पहले यहाँ पे आपके पास विलेजेस होंगे, फिर उनमें से आप यहाँ पर असेसमेंट करोगे कौन सा गांव है जो कहीं ना कहीं अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। फिर अकॉर्डिंगली उस गांव को यहाँ पे चूज किया जाएगा, जिसको साल के यहाँ पे 1 करोड़ यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस ग्रांट देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से हर डिस्ट्रिक्ट में आपको ये एक गांव देखने को मिलेगा। दिस इज मॉडल सोलर विलेज। तो आई होप आपको जो स्कीम थी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये चीज तो समझ आई ही आई होगी।
प्लस एट द सेम टाइम मॉडल सोलर विलेज क्या होता है, इसका भी एक अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा। कुछ एमसीक्यूज अगर मैं बात करूँ ना, आपसे प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करूँ, तो पिछले हफ्ते मैंने आपको एक होमवर्क दिया था शुगर केन के एफआरपी के बारे में। देखो, जब हम बात करते हैं ना एफआरपी, जैसे बाकी फसलों के लिए हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस देखने को मिलता है, उसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ शुगर केन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें देखने को मिलता है फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइस यानी कि एफआरपी। अब यहाँ पर जो कितना होना चाहिए एफआरपी, उसको रिकमेंड करने वाली जो अथॉरिटी है दैट इज CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। दरअसल में CACP आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आती है। CACP का काम रहता है रिकमेंड करने का, पर जो फाइनल अप्रूवल दिया जाता है ना, वो फाइनल अप्रूवल दिया जाता है किसके द्वारा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि CCEA के द्वारा। ये एंटिटी है CCEA जो फाइनल अप्रूवल देती है। तो बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है कि क्या पूछा गया है। अब क्योंकि यहाँ पे अप्रूवल पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। दूसरा आपके लिए होमवर्क था पिछले हफ्ते जो मैंने दिया था कि अगर मान लीजिए वुडन प्लॉ की जगह आप स्टील को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो किस चीज का एग्जांपल है। देखो, एक वर्ड होता है आपका ऑगमेंट, एक वर्ड होता है रिड्यूसिंग। ऑगमेंट मतलब एक तरह का इंक्रीज करना, रिड्यूस मतलब डिक्रीज करना। अगर मैं बात करता हूँ लेबर ऑगमेंटिंग की, इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो भी लेबर फोर्स होती है उसकी कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी या स्किल्स इससे बढ़ रही हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने लोगों को कंप्यूटर चलाना सिखा दिया, इससे कहीं ना कहीं लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी। वेरस अगर मैं बात करता हूँ कैपिटल ऑगमेंटिंग की, यहाँ पर बात होती है कि कैसे आप कैपिटल गुड्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। जैसे यहाँ पर इसने पूछा ना कि आपने वुडन प्लॉ की जगह स्टील यूज करने लग गए, इससे कहीं ना कहीं क्या हुआ, कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, तो जो जिसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। तो करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब आपके लिए आज का होमवर्क क्या रहेगा, पहला आपका होमवर्क रहेगा एमएसएमईज के बारे में, थोड़ा इसको पढ़िए और मुझे बताइए कि यहाँ पर आपका सही जवाब इसके रिगार्डिंग क्या होगा। एंड दूसरा आपके लिए होमवर्क मिलेगा कोल सेक्टर के रिगार्डिंग, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं मेंस की, तो मेंस का एक क्वेश्चन है आपके सामने, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, इलेबोरेट एंड डिस्कस द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड। इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताने की कोशिश कीजिएगा कि आपके हिसाब से यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। लास्ट वीक मैंने आपको होमवर्क दिया था इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में, इसके क्या सेलिएंट फीचर्स होते हैं। तो एक काम करते हैं, थोड़ा ना इसको डिटेल में समझते हैं कि आखिर ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ के क्या क्या फायदे हैं, क्या उसके सेलिएंट फीचर्स हैं। तो एक काम करते हैं, पूरा डिटेल में इसको आज हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक डिस्कशन के लिए रहेगा वो होगा ग्रोथ के बारे में समझना कि आखिर ग्रोथ क्या होती है, राइट, आपका डेवलपमेंट क्या होता है। इन सब मुद्दों का हम मीनिंग समझेंगे, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या अंतर होता है, इनको हम यहाँ पे समझेंगे। प्लस एट द सेम टाइम हम ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर अगर मैं बात करूं इंक्लूसिव ग्रोथ की तो उसका अर्थ क्या होता है। एंड प्लस एट द सेम टाइम जो यूपीएससी ने सवाल पूछे हुए हैं विद रिगार्ड्स टू जॉबलेस ग्रोथ, उनको भी हम समझेंगे। पहले मैं अगर आपको एक बेसिक आइडिया दूं ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंतर का, तो यहां पर ना आप कुछ एक पॉइंटर्स नोटिस कीजिएगा। कई बार ना हम बात करते हैं कि देश की जीडीपी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, राइट। हम ऐसे नंबर्स की बात करते हैं कि पिछले 5 साल में हमने इतने परसेंट ग्रोथ करी, हमारी इनकम इतने परसेंट से इंक्रीज हो रही है। ये जब मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूं ना, यहां मैं डेटा की बात कर रहा हूं, यहां नंबर्स की बात कर रहा हूं कि 7% से बढ़ गया, 6% से बढ़ रहा है, 4% से बढ़ रहा है, 8% से बढ़ रहा है, राइट। तो ये एक ना क्वांटिटेटिव फैक्टर हो गया अपने आप में, राइट। आप मेजर कर पा रहे हो कि 7% से जीडीपी बढ़ रही है पिछले 5 साल के अंदर। तो ये वाली चीज को हम बोलते हैं ग्रोथ, आप ग्रो कर रहे हो, ठीक बात है। और मैंने एग्जांपल भी दी, जैसे आपका जीडीपी हो गया या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो गया, ये सब चीजें। पर आप एक बात मुझे बताओ, जस्ट बिकॉज कि हमारे देश में जीडीपी अच्छे से ग्रो कर रही है, डज इट मीन कि देश के अंदर सब लोगों के पास अच्छा रोजगार है? डज इट मीन कि देश के अंदर सब लोगों के पास प्रॉपर खाना, रहने के लिए जगह, एंड प्लस एट द सेम टाइम जो हम बात करते हैं रोटी कपड़ा मकान की, क्या वो अवेलेबल है? क्या महिलाओं के पास पूरे अधिकार है या नहीं है? क्या लोगों की जिंदगी में खुशी है या नहीं है? क्या आप ये सारी चीजें जस्ट ग्रोथ के बेसिस पे कह सकते हो? आंसर इज नो, नहीं कह सकते। ग्रोथ होना अच्छी बात है, ठीक है, हम हमारी जीडीपी अच्छे से ग्रो कर रही है, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्रोथ का जो फायदा है वो यहां पर लोगों को मिल ही नहीं रहा। कुछ एक लोगों को फायदा मिल गया, बट कहीं ना कहीं एक्चुअल में लोगों की जिंदगी के अंदर क्या बदलाव आया या नहीं आया, क्या एक जो बोलते हैं ना कि लाइफ के अंदर एक इंपैक्ट क्रिएट करना, क्या ये लाइफ के अंदर एक चेंज आना, क्या वो हुआ या नहीं हुआ?
ये बात होती है डेवलपमेंट के अंदर। अगर हम बात करते हैं ना डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट अपने आप में एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट बन जाता है। आपको अगर मैं एक छोटा सा ग्राफ बना के या एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं तो आप ऐसा समझो कि लेट्स से ये है आपका एक सर्कल जो दिखाता है आपकी ग्रोथ को। अब जो आपका डेवलपमेंट वाला सर्कल होगा ना, वो इससे बड़ा होगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हो सर? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ तो इंक्लूडेड है ही है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मान लो देश हमारा ग्रो ही नहीं कर रहा, अगर जीडीपी अच्छे से ग्रो ही नहीं कर रही, तो डेवलपमेंट होना बहुत मुश्किल है अपने आप में। हम चाहते हैं कि हाँ ग्रोथ हो, पर उस ग्रोथ का बेनिफिट भी लोगों तक पहुंचे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो यहां पर ना आपका जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, अब ये चीज बताती है कि हाँ भाई क्या वहां के लोगों के पास अच्छी एजुकेशन है, अच्छी हेल्थ है, सारी चीजें यहाँ बताती है। और इनकम की बात भी करती है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस हो गया, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया। इस तरह के जो फैक्टर्स होते हैं वो हमें यहाँ पे बताते हैं कि एक्चुअल में लोगों की लाइफ के ऊपर किसी चीज का क्या इंपैक्ट आया। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अगर मैं ग्रोथ की बात कर रहा था तो एक क्वांटिटेटिव इन नेचर था। अगर मैं बात करता हूं डेवलपमेंट की, तो यहां पर क्वांटिटेटिव फैक्टर्स तो आते ही आते हैं, उसके साथ ही साथ आपके क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी आ जाते हैं। ग्रोथ तो होती ही होती है, ग्रोथ के साथ साथ कुछ नई एडिशनल चीजें आ जाती हैं जो कि आपकी ग्रोथ को डेवलपमेंट में कन्वर्ट कर देती हैं। तो ध्यान में रखना क्या है, ग्रोथ आपका एक नैरोअर कॉन्सेप्ट है। जब मैं बात करता हूं डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट का मीनिंग क्या हो सकता है, ग्रोथ प्लस चेंज, ये अपने आप में एक काफी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो फोकस शुड बी ऑन डेवलपमेंट विद ग्रोथ, है कि नहीं? सिर्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस रहेगा तो लोगों की जिंदगियां बेहतर नहीं हो पाएंगी। क्या ये बेसिक आइडिया क्लियर हुआ? ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन जैसे यूपीएससी ने पहले पूछा भी हुआ है, इंक्लूसिव ग्रोथ के सेलिएंट फीचर्स के बारे में, एंड क्या इंडिया में प्रोसेस हो रहा है, इसके आपको मेजर्स बताने हैं। देखो एक्चुअल में ना आपके सिलेबस के अंदर ही मेंशन्ड है, अगर आप मेंस का सिलेबस नोटिस करोगे वहां पे ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, ये सारी चीजें मेंशन्ड है। अब देखो यार, जब मैंने बात कर दी ना किस चीज की, जब मैंने वर्ड यूज कर दिया क्या, इंक्लूसिव। क्या वर्ड यूज कर दिया? इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब क्या हो गया? इंक्लूसिव का मतलब हो गया कि यहां पर सब लोग इंक्लूडेड हैं। क्या मीनिंग क्या हुआ कि ग्रोथ हो रही है पर उसका बेनिफिट सबको जा रहा है। यानी कि जो हम बात करते हैं ना, कई बार प्रधानमंत्री जी बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, दरअसल में इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब यही है। आप लोग ना जब भी इंक्लूसिव ग्रोथ का क्वेश्चन आए, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ओईसीडी की एक बहुत बढ़िया डेफिनेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। आप इनके कीवर्ड्स उठा के यहाँ पे अपना आंसर बना सकते हो। यहां पर नोटिस करना इंक्लूसिव ग्रोथ क्या बताई गई है एज पर ओईसीडी, एक ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ जिसके अंदर सभी सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हों, प्लस एट द सेम टाइम जो भी सुख समृद्धि आई, जो भी इंक्रीज प्रॉस्पेरिटी हुई, उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसके जो डिविडेंड्स हैं, वो सारे शेयर्ड होते हैं सबके अंदर, फेयरली अक्रॉस सोसाइटी, बोथ इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी टर्म्स। क्या मीनिंग हुआ सर इस चीज का? इस चीज का मीनिंग यही है, इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर ना सबके लिए अपॉर्चुनिटीज होती हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, कुछ भी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे ऑल सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन के लिए क्रिएट होती हैं। प्लस एट द सेम टाइम जो भी ग्रोथ हुई, जो भी बेनिफिट्स आए, वो बेनिफिट्स ना सब में बटेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कई बार हम बोलते हैं ना कि यार देश 8% की ग्रोथ रेट से आगे चल रहा है, पर क्या सभी भारतीय आगे चल रहे हैं? तो यहां पर बात कहता है कि अगर हम जो बेनिफिट इससे गेन करते हैं, वो बेनिफिट्स अच्छे तरह से फेयर मैनर के अंदर सबके अंदर डिवाइड किए जाएंगे, चाहे वो पैसा हो या पैसे के अलावा कोई भी चीजें हो, या मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी टर्म्स के अंदर। आई थिंक ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक डेफिनेशन दी गई है ओईसीडी के द्वारा। आप इसकी जो टर्मिनोलॉजी है ना, फेयरली अक्रॉस सोसाइटी हो गया, आपके क्रिएटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सेगमेंट्स हो गया, आपके इंक्रीज प्रॉस्पेरिटी के जो डिविडेंड्स हो गया, ये टर्मिनोलॉजीज है ना, इनको आप डेफिनेटली आंसर में लिखोगे तो वैल्यू एडिशन वाली चीज हमें झलकेगी ही। प्लस एट द सेम टाइम आप लोग जानते होंगे कि जब मैं बात करता हूं आपके 5 ईयर प्लान की, अब तो हम नहीं फॉलो करते, अब तो नीति आयोग है हमारे पास, पर जब हमारा आखिरी जो 5 ईयर प्लान था, बेसिकली जो 12th 5 ईयर प्लान आया था 2012 से लेकर 17 तक का इसका टाइम पीरियड था, राइट? तो उसका जो गोल था ना, वो दरअसल में यही था, फास्टर, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। अगर आप लोगों ने 5 ईयर प्लान पढ़े हुए हैं तो 11th 5 ईयर प्लान था फास्टर एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, पर 12th के अंदर हमने यहाँ पे ये वर्ड इंक्लूसिव ऐड कर दिया गया था, ताकि
सबका साथ सबका विकास हो पाए, प्लस एट द सेम टाइम जो सस्टेनेबल ग्रोथ की हम बात करते हैं कि हम अपनी ग्रोथ करने के चक्कर में आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन हैं उनको हम नेगेटिवली इंपैक्ट ना करें, ये हमारा फोकस था 12th 5 ईयर प्लान का। तो आई होप आप लोग ना एक अच्छी इंट्रोडक्शन तो बना ही पाओगे कि हाँ सर, इंक्लूसिव ग्रोथ का मीनिंग तो हम सबको क्लियर है, राइट। अब देखो यार, सवाल यही उठता है कि क्या क्या इसके फीचर्स क्या होते हैं। तो थोड़ा सा एक बार ना फीचर्स को हम समझ लेते हैं। ये आप ऐसा ही एक डायग्राम चाहो तो अपने आंसर में बना सकते हो, राइट। तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, इनमें से कुछ एक पॉइंटर्स आप उठा सकते हो। देखो ये ना कुछ फीचर्स हैं आपके इंक्लूसिव ग्रोथ के, एंड या यहां पर भी मैंने सिमिलर एक चीज बनाई है, तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप वैसे बना सकते हो। एक अच्छा सा रिप्रेजेंटेशन होगा तो सामने वाला एग्जामिनर खुश हो जाएगा देख के कि आपका आंसर कैसे लिखा गया है। अदरवाइज ना कई बार आंसर अपने बहुत ही मोनोटोनस हो जाते हैं। अगर हम टेक्स्ट पे टेक्स्ट या पैराग्राफ बहुत ज्यादा लिखते हैं ना, तो सामने वाले को पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। पर इस तरह के कुछ रिप्रेजेंटेशन जो हो गया, पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन या फ्लो चार्ट्स वगैरह, वो एग्जामिनर का मतलब उनको अट्रैक्टिव लग सकते हैं। अब देखो यार, अगर आप लोगों ने ये समझ लिया ना कि फीचर्स क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ के, इसके माध्यम से ही आपको एक काफी अच्छा आइडिया लग जाएगा कि क्या एक्चुअल में भारत में ये चीज हो रही है या नहीं हो रही। जैसे यूपीएससी ने ये सवाल पूछा ना, ये वाला, हैज इंडिया बीन एक्सपीरियंसिंग सच अ ग्रोथ प्रोसेस। अब इसको लिखने का तरीका भी आप लोग समझ लो। कुछ बच्चे बोलेंगे कि हाँ, इसका आंसर लिख देंगे कि यस, इंडिया हैज बीन एक्सपीरियंसिंग। कुछ बच्चे थोड़े क्रिटिकल होंगे, बोलेंगे कि नहीं, इंडिया में ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। देखो आप में से दोनों लोग गलत हो। आपको ना इस आंसर का एक बहुत ही बैलेंस्ड आंसर लिखना होगा। आप बिल्कुल बताओगे कि हाँ यार, कुछ इश्यूज हैं हमारे यहाँ पे जहां पर हमें देखने को मिलता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रही, बट ऑन द कॉन्ट्ररी काफी सारे एरियाज ऐसे भी हैं जहां पर हमने कोशिश करी है इंक्लूसिव ग्रोथ लाने की। तो आपको दोनों साइड्स दिखानी पड़ेंगी। आप सिंपली ये नहीं कह सकते कि हाँ जी, सब इंडिया में सब बढ़िया ही हो रहा है, या फिर आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि इंडिया में सब कुछ खराब ही हो रहा है। एक दोनों तरह की आपको जजमेंट बतानी होगी। कुछ ऐसे एरियाज जहां पे हमने अच्छा काम किया है, कुछ ऐसे एरियाज जहां पर हम अच्छा काम कर सकते हैं पर अभी उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे। तो दोनों साइड दिखाओगे एंड एक फ्यूचरिस्टिक पाथ दिखाओगे कि और आगे क्या किया जा सकता है। तो आई थिंक वो एक आपका बढ़िया आंसर निकल के आएगा। थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूं, फीचर्स के ऊपर ही वापस आते हैं, इसी से ही ना आपको एक आइडिया मिल जाएगा। देखो फीचर्स के अंदर ही एक आपका फीचर है रोजगार जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में। अगर ये चीज हो रही है, इसका मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ वहां पर है। ये पहला पॉइंट है। अब आप लोग मुझे सोचोगे, बताओ क्या आपको लगता है कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सही है? अब ये भी बहुत ही डिबेटेबल मुद्दा है। कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर, कुछ लोग बोलेंगे नहीं। देखो अभी ना कुछ ही दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आया। इकोनॉमिक सर्वे ने ना जो नंबर दिया है, जो लेटेस्ट नंबर है अभी जो थोड़े दिन पहले आया है, वो नंबर इन्होंने दिया है 3.2%, कि भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, वो कम हुई है एज पर इकोनॉमिक सर्वे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर हमने बेरोजगारी कम करने के अंदर अच्छा काम किया है। पर ऑन द अदर हैंड हमारे पास और बहुत सारा डेटा आता है। जैसे हमारे पास डेटा आता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का, सीएमआई का। ये नंबर दिखाता है कि बेरोजगारी आज भी 6% के आसपास है। बहुत सारे युवा हैं देश के अंदर जिनको रोजगार बिल्कुल नहीं मिल रहा, राइट। आप लोगों के बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे देखने को मिलते हैं आजकल के समय के ऊपर कि एक छोटी सी जगह के ऊपर मान लो कुछ 100 लोगों की वैकेंसी है, तो 1-1 लाख बच्चा आया हुआ है वहां पे उस एग्जाम को देने के लिए, या फिर उस उस पर्टिकुलर वैकेंसी को फिल करने के लिए। ये दिखाता है कहीं ना कहीं हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर। मैंने आगे ना डेटा सबका लिखा हुआ है, तो डेटा को मत घबराना। डेटा मैंने पॉजिटिव का भी नेगेटिव का भी सबका आपको मिल जाएगा, पर पहले पॉइंट समझ लो। तो मेरे कहने का अर्थ बहुत सिंपल था कि इंप्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर यू विल डेफिनेटली हैव टू साइड्स। कुछ एक डेटा आपको ऐसा दिखा रहा है जो दिखा रहा है कि हाँ, इंप्लॉयमेंट हमने काम बेहतर किया है। कुछ एक डेटा बता रहा है कि अभी भी स्पेशली यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो बहुत हेवी लेवल के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, जैसे अगर आप देखना ही चाहते हो तो मैं डेटा दे भी देता हूं आप लोगों को कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है 3.2% कि इतनी बेरोजगारी दर है। पर अगर मैं बात करूं आपके, एक सेकेंड, अगर मैं बात करूं लेट से, हाँ जी, अगर मैं बात करता हूं आपके जैसे फॉर एग्जांपल आप ये भी बता सकते हो कि 90% जॉब्स जो करंटली है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है। महिलाओं को उतनी जॉब्स नहीं मिल रही, उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट काफी कम है। तो ये सब एग्जांपल्स आप ना डेटा के साथ कोट कर सकते हो जो क्लियरली ये शो कर देंगे कि आपका नंबर्स क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला डेटा देखो। अब देखो यार, ये अप्रैल 2024 का डेटा है जो कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने दिया है, और ये बात कर रहे हैं कि भाई बेरोजगारी दर इतनी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि अभी भी बेरोजगारी है भारत में काफी ज्यादा। तो कहने का मेरा पॉइंट इतना ही था कि आप ना नंबर्स के माध्यम से अपने पॉइंट को जस्टिफाई कर पाओगे। ठीक है,
तो ये एम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट पहला हो गया। दूसरा है बेरोजगारी, सॉरी बेरोजगारी नहीं, पॉवर्टी, गरीबी के बारे में। क्या हम देश में गरीबों को कम कर पाए, या गरीबी की संख्या जो गरीबी है उसको हम कम कर पाए या नहीं कर पाए? दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड आज के टाइम के ऊपर जब मैं बात करता हूँ ना पॉवर्टी की, तो पॉवर्टी सिर्फ पैसे की टर्म्स पे नहीं होती आजकल। पॉवर्टी, आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉवर्टी, पॉवर्टी आजकल क्या बन गया है, एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट बन गया है। यानी कि सिर्फ वो इंसान पुअर नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है, वो इंसान भी पुअर है जिसके पास अच्छी शिक्षा नहीं है, वो इंसान भी गरीब है जिसके पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है। तो आजकल पॉवर्टी की डेफिनेशन बहुत ज्यादा हमें ब्रॉडेंड होती हुई देखने को मिल जाएगी। अब बात करें देखो गरीबों की, तो यहां पर भी हम नोटिस करेंगे कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो बात करता है, वहां पर उसने इंडिया की तारीफ करी है कि हमने बहुत सारे लोगों को गरीबी रेखा से बाहर उठाया। लगभग 25 करोड़ भारतीयों को हमने पिछले 10 साल में गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में मदद करी है। पर एट द सेम टाइम अगर हम बात करें तो आज के समय के ऊपर भी अगर हम बात करें तो गरीब बहुत ज्यादा अभी भी नंबर्स हाई हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल कई लोगों के पास अभी भी खाने के लिए उतना नहीं है। जैसे आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात कर लो, तो बताता है क्लियरली कि स्टंटिंग हो गया, वेस्टिंग हो गया, यहाँ पर नंबर्स खराब है। तो दोनों एस्पेक्ट है यहाँ पर भी। उसी तरह से एसेंशियल सर्विसेज में बात कर लें, एसेंशियल सर्विस में यही सब आ जाएगा, आपका एजुकेशन हो गया, आपका हेल्थ हो गया, आपका स्किल्स हो गया, और भी चीजें हैं, आपका ड्रिंकिंग वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया। इनके पास भी, इनके लिए भी नंबर्स आपके पास होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, देखो एजुकेशन में हम काम अच्छा कर रहे हैं, पर अगर मैं बात करूं फीमेल के अंदर लिटरेसी रेट, जो पिछला सेंसस था हमारे पास, उसमें ये नंबर 65% है। तो भाई यार, जिसके पास अच्छी एजुकेशन नहीं, कहां से उसका हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर लेंगे। हेल्थ की बात करें तो देखो यार, हेल्थ के अंदर तो मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर हम बात करें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, इसने ये पाया है कि हेल्थ कंपोनेंट अगर हम बात करें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर, तो वहां पर हम बहुत नीचे हैं, ऑलमोस्ट एट द लास्ट ऑफ ऑल द कंट्रीज। तो ये भी एक कंसर्निंग मुद्दा हुआ। इंडिया में लगभग 50% महिलाओं को अनीमिया फेस करना पड़ता है। गांव में आजकल जाओ, बिहार में जाओ, आप कहीं और स्टेट्स में जाओ, वहां पर आपको अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं देखने को मिलते, आपको डॉक्टर्स नहीं देखने को मिलते। ऐसा बताया जाता है कि WHO ने बोला है कि 1000 लोगों के ऊपर हमारे पास एक डॉक्टर होना चाहिए। बिहार में ये नंबर बहुत बहुत ज्यादा कम है। हमारे पास इतनी ज्यादा वैरायटी देखने को मिलती है, इतनी ज्यादा, कि केरला में नंबर बढ़िया है पर बिहार में बहुत कम है। रूरल हेल्थ केयर सिस्टम अभी भी हमारा उतना इफेक्टिव काम नहीं कर पा रहा जितना हम सोच रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसके अलावा बात करें स्किल्स की, अब देखो इकोनॉमिक सर्वे ही परसों अभी जो आया 2-3 दिन पहले ही, आपको ये वीडियो हो सकता है बाद में मिले, बट पॉइंट ये जो अभी लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है, जो अभी कुछ ही दिन पहले आया, जो 22 जुलाई को आया, उसके अंदर भी यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है कि हर 2 यूथ में से एक युवा ऐसा है जो कि इंप्लॉयबिलिटी स्किल्स उसके पास है ही नहीं। कहने का अर्थ क्या है कि आप ग्रेजुएशन के अंदर एक बच्चे को बहुत कुछ पढ़ाते हो कि भाई तू सी, जो कंप्यूटर इंजीनियर होता है उसको सी पढ़ा दो, C++ पढ़ा दो, जावा पढ़ा दो, पता नहीं क्या क्या पढ़ा दो। पर भाई जो मार्केट में रिक्वायरमेंट्स है, मार्केट में जो स्किल्स चाहिए, वो स्किल और इस बंदे के जो स्किल सेट हैं और जो मार्केट में इंडस्ट्री के लिए स्किल्स चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा एक बड़ा अंतर है। और ये मैं नहीं कह रहा ऐसी बात, इकोनॉमिक सर्वे ने बोली है कि 50% बच्चे हमारे यहाँ पे, उनके पास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ही नहीं है। बड़ा कंसर्निंग मुद्दा है ये तो। ड्रिंकिंग वाटर की आप बात देख लो, ड्रिंकिंग वाटर की बात देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, नीति आयोग का डेटा है यहाँ पे, नीति आयोग का कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स आता है। ये कह रहा है कि अगले 5 साल के अंदर नियरली हमारे पास जितनी भी बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, सब जगह के ऊपर जो वाटर स्ट्रेस की सिचुएशन है बहुत ही सीवियर होने वाली है। बात सर वहां भी दिक्कत है। सैनिटेशन भी आप देख लो, बहुत सारी बड़ी बड़ी सिटीज तो हम बनाते जा रहे हैं, अर्बन स्लम्स का कॉन्सेप्ट साथ में आ रहा है। तो एक जगह मुंबई में बहुत लोग अमीर हैं, एक ऐसी जगह भी है जहां पे गरीबी बहुत ज्यादा है। इतना जब अंतर होगा तो कैसे बात बनेगी? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो मैंने ये जो भी आपको चीज बताई है ना, मैंने आपने नोटिस किया होगा, मैंने हर किसी चीज के साथ आपको डेटा जरूर दिया है। आपको भी अपने आंसर्स के अंदर ऐसा ही अप्रोच अडॉप्ट करनी है। इकोनॉमी में नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, जरूरत पड़ती है नंबर्स की। ऐसा मत करना कि हवा में बातें हो रही हैं कि एजुकेशन नहीं है इंडिया में, हेल्थ नहीं है। हाँ पता है सबको कि ये चीजें बेहतर होनी है, पर जब आप बोलते हो ना कि नीति आयोग ये बात बोल रहा है, इकोनॉमिक सर्वे ये बात बोल रहा है, आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये बात बोल रहा है, आपका एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट जो स्किल इंडिया रिपोर्ट है वो ये बात बोल रही है, कहीं ना कहीं आपकी बात में वजन आता है। तो हवा में कोई बात नहीं होगी इकोनॉमी के अंदर, वरना नंबर भी फिर हवा में ही आएंगे। ठीक है, तो बहुत ही जेन्युइन रिपोर्ट्स को हम यहाँ पे कोट करेंगे, तब जाके अपने पॉइंट को रेस करेंगे।
तो ये एस्पेक्ट की चिंता मत करो, आगे स्लाइड्स के अंदर मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो है ना मेरा टेलीग्राम चैनल है ऋषभ शर्मा सर PW, यहां पर आप चले जाना, मैं यहाँ पे इसकी PDF अपलोड कर दूंगा, राइट। वहां पर से इसका सारा डेटा आपको देख लेना, अभी मैं दिखा भी दूंगा, राइट। यहाँ पे सारा डेटा मैं आपको दिखा भी दूंगा, बट पॉइंट मेरा ये था समझाने का कि क्या क्या आप चीजें देख सकते हो। ऑन द अदर हैंड आप इसके पॉजिटिव्स भी देख सकते हो, यार इंडिया ने काम भी किया है, ऐसे बात नहीं है, हमारे पास बहुत सारे मिशन हैं। स्किल इंडिया मिशन हमने स्टार्ट किया, आयुष्मान भारत हमारे पास है हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी को हम यहाँ पे अलग अलग माध्यम से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम काम कर रहे हैं, सैनिटेशन के लिए हमारे यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो दोनों साइड आपके पास हैं दिखाने के लिए कि हाँ कुछ इश्यूज भी हैं पर हम काम भी कर रहे हैं। इन अ सिमिलर मैनर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, ठीक है ना, कई बार हम देखते हैं कि यार ऐसा इश्यूज आते हैं कि हम इकोनॉमी को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं कि वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे दिल्ली की बात कर लो, तो क्या इन्वायरमेंट कंजर्व हो रहा है नहीं हो रहा, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है इंक्लूसिव ग्रोथ का। आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर लें, फाइनेंशियल इंक्लूजन का अर्थ मैंने आप लोगों को कई बार समझाया है, सिर्फ उसका मतलब ये नहीं है कि किन लोगों के पास बैंक खाते हैं, बैंक खाता सिर्फ एक पार्ट है आपके इंक्लूसिव ग्रोथ का। इसके अलावा बहुत सारे एस्पेक्ट रहते हैं कि क्या उनके पास प्रॉपर प्रोडक्ट्स हैं जो कि उनकी डिमांड को मीट करें, क्या प्रॉपर यहाँ पर उनके पास पेंशन हो गया, फाइनेंशियल सर्विस हो गया, फाइनेंशियल लिटरेसी हो गया, ये सब चीजें अवेलेबल भी साथ साथ होनी चाहिए। अब यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाएंगे, हमने काम किया, इतने सारे हमारे पास स्टेप्स हैं, SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री जन धन योजना है, बहुत सारे स्टेप्स नहीं, RBI तो बहुत सारे की चीजें करता है इस चीज के लिए, बट ऑन द कॉन्ट्ररी हमारे पास कुछ इसके नेगेटिव साइड्स भी अवेलेबल हैं कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां तक ये फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाई, फाइनेंशियल लिटरेसी अभी भी कमजोर है। इसी तरह से मैं बात करूं इकोनॉमिक ग्रोथ की, यहां पर हम मान सकते हैं कि इंडिया ने बहुत बढ़िया काम किया है, जैसा मैं आपको कह रहा था पिछले 5 साल के अंदर लगभग ऑन एन एवरेज 7% की हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, या पिछले 10 साल के अंदर भी सिमिलर नंबर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में तो हम बढ़िया कर रहे हैं क्योंकि वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज अमंगस्ट द जो बड़ी इकोनॉमीज है उनके अंदर बात करूं। इसके अलावा और एक फैक्टर बन जाता है आपके इंक्लूसिव ग्रोथ का, दैट इज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब देखो यार हम लोगों ने अलग से भी एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम एग्रीकल्चर के बारे में, वहां पर भी मैंने आप लोगों के साथ इश्यूज डिस्कस किए थे इस चीज के। जैसे अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर की, तो एज पर इकोनॉमिक सर्वे अभी 4.1% इकोनॉमिक ग्रोथ रही है एग्रीकल्चर की पिछले 10 साल के अंदर, राइट। तो ये नंबर ठीक है, बहुत बढ़िया भी नहीं कहेंगे, खराब भी नहीं कहेंगे, बट ठीक है। पर आप जानते हो कि भारत के अंदर अभी भी जो ज्यादातर किसान है, एज पर एग्रीकल्चर सेंसस नियरली 86% जो किसान है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। एवरेज लैंड होल्डिंग साइज हमारे यहाँ पे आज भी 1.08 हेक्टेयर है, और ऊपर से लगभग हर साल 9 से 10 हजार जो हमारे किसान हैं उनको सुसाइड करना पड़ता है। तो क्या ये दिखा रहा है कि एग्रीकल्चर की हालत बढ़िया है? नहीं दिखा रहा, इश्यूज हैं एग्रीकल्चर के अंदर भी। सेम हमारी इंडस्ट्रीज के ऊपर है, इंडस्ट्रीज भी उस लेवल पे कभी डेवलप नहीं हो पाई जिस लेवल तक हम चाहते थे उनको डेवलप करना, राइट। इसीलिए भारत का युवा बहुत ज्यादा लेवल पे बेरोजगार भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी कुछ एक कंसर्न है जो हमें ठीक करने पड़ेंगे। बाकी गुड गवर्नेंस हो गया, करप्शन हो गया, इनको मैनेज करना भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखो सारे पॉइंटर्स तो मे भी शायद आप ना लिख पाओ, पर इनमें से 5 पॉइंटर्स आप डेफिनेटली पिक कर सकते हो। उन 5 पॉइंटर्स को आप एक्सप्लेन कीजिए। कैसे? इस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये है कुछ भारत के इश्यूज, जैसे मैं आपको बता रहा था ना पॉवर्टी, तो वहां पर आप बता दीजिएगा कि लेटेस्ट जो डेटा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का, वो बताता है कि भारत में 11 से 12% अभी भी मल्टी डायमेंशनल पुअर है लेटेस्ट डेटा के हिसाब से। तो यानी कि इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है। बेरोजगारी दर की बात करें तो 3.2% है एज पर इकोनॉमिक सर्वे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो अभी भी हम यहाँ पे जीडीपी बहुत ही कम स्पेंड कर रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर सेक्टर में हम बैकवर्डनेस है, क्यों? क्योंकि 45% लोग यहाँ पे रोजगार मतलब आर एम्प्लॉयड इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, पर जीडीपी कंट्रीब्यूशन लगभग 17% के आसपास है। उसके अलावा मैं बात करूं रीजनल डिस्पैरिटी की, तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, HDI के अंदर हमारे जो कुछ एक स्टेट्स हैं बहुत बढ़िया कर रही हैं, पर नदर्न स्टेट्स में थोड़ा सा इश्यूज आ रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले ना हम लोगों का SDG इंडिया इंडेक्स भी आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, ये नीति आयोग लाता है। यहाँ पर केरला हो गया वो टॉप पे था, एक आधी नॉर्दर्न स्टेट भी टॉप पे थी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद उत्तराखंड भी थी। बट अगर मैं बात करूं झारखंड की, बिहार की, ये सबसे नीचे नंबर्स पे देखने को मिले। तो रीजनल डिस्पैरिटी वहां पर भी हमें देखने को मिलती है। ऑल दीज थिंग्स आर शोइंग कि थोड़े से अभी इश्यूज हैं। इन्वायरमेंट की बात कर लो, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जो आता है नीति आयोग का, जेंडर डिस्पैरिटी की बात कर लो तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो UNDP रिलीज करता है उसने भी ये बात बोली है। एक और बड़ा मुद्दा क्या था, इनइक्वालिटी का, स्पेशली अगर मैं बात करूं
इनकम इनइक्वालिटी, राइट। इनकम इनइक्वालिटी की बात करूं दैट बिकम्स अ वेरी बिग चैलेंज, राइट। अगर मैं ये कह दूं कि भाई अमीर जो है वो बहुत ज्यादा अमीर हो रहा है और जो गरीब है वो बहुत गरीब हो रहा है, उनके बीच का जो अंतर है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो मैं नहीं कह रहा, ऐसा ऑक्सफैम की रिपोर्ट कह रही है। तो ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं ये प्रूव करने में मदद करती हैं कि इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है। पर मैंने बताया हर चीज आपको ऐसे नहीं लिखनी कि हाँ सारा कुछ नेगेटिव 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 ही लिखते गए, नहीं, आपको कुछ एक पॉइंटर्स पॉजिटिव में भी बताने पड़ेंगे। और एक्चुअली में इंडिया ने काम किया भी है यार, ऐसी बात नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूं MDPI की, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, तो हमने लगभग 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है। कब से? 2013-14 से लेकर 2022-23 तक। बहुत बढ़िया काम है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना कोई आसान चीज नहीं है। तो इंडिया हैज वर्कड ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ। उसके अलावा हमारी स्कीम्स हैं, जैसे MG नरेगा हो गया, हम रोजगार देने की बात करते हैं ना, MG नरेगा के माध्यम से 100 दिन का गारंटेड एम्प्लॉयमेंट मिलता है अनस्किल्ड वर्क के लिए रूरल एरियाज के अंदर, है कि नहीं? तो ये क्या कर रहा है? ये रोजगार को बढ़ाने की कोशिश, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमारा एक फैक्टर था इंक्लूसिव ग्रोथ का। उसी तरह से घर देने की बात है, आवास योजना के अंतर्गत उज्ज्वला योजना हो गया, उसके अलावा आयुष्मान भारत आपका हेल्थ के लिए हो गया, प्रधानमंत्री जनधन योजना आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए हो गया। ये सब चीजें भी आपकी इंक्लूसिव ग्रोथ की ही बात करती हैं। बाकी देखो जो नीति आयोग है उसके भी आते रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नीति आयोग स्ट्रेटेजी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, राइट, ये भी यहाँ पे बात करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ की ही। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जिसके माध्यम से ना आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि किस तरह से हमें ये चीज देखने को मिल रही है कि आपकी इंक्लूसिव ग्रोथ कुछ एक एरियाज में हो भी रही है, प्लस एट द सेम टाइम कुछ एक ऐसे एरियाज भी हैं जहां पर हमें काम करना भी बचा हुआ है। और इसका जो सोल्यूशन होगा या इसका आपका वे फॉरवर्ड होगा वो आप फ्यूचरिस्टिक ही बताओगे कि कैसे अगर हमने कुछ स्कीम्स को बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट किया तो वी कैन एक्सपेक्ट कि आने वाले समय के अंदर इंडिया में और भी चीजें बेहतर होंगी। तो पॉइंट मेरा कहने का ये था कि जैसे ये सब सवाल आते हैं कि क्या इंडिया में ऐसा कोई ग्रोथ प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा, आपको डायरेक्टली यस या नो नहीं लिखना, आपको दोनों एस्पेक्ट यहाँ पे समझाने पड़ेंगे, तभी यहाँ पे एग्जामिनर आपके आंसर को कंप्लीट मानेगा, राइट। अब देखो कुछ एक एस्पेक्ट मैंने बता भी दिए, आप इसके अंदर वैल्यूडेशन करने के लिए क्या कर सकते हो, कुछ ऐसे आपके डायग्राम्स हो सकते हैं, इस तरह के भी हो सकते हैं, प्लस एट द सेम टाइम जो मैं आपको डेटा दे रहा हूं ये आपका होना चाहिए। अगर डेटा होगा तो आपको ये मदद करेगा। और ध्यान रखना ये जो डेटा आप याद कर रहे हो जरूरी नहीं है कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, किसी और क्वेश्चन में भी ये हंगर एजुकेशन ये सब डेटा यूज हो जाएगा। तो थोड़ा डेटा होगा ना तो आपको उसको सही जगह के ऊपर सही ढंग से इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी वैल्यू एडिशन के लिए जो मैंने आपको डेफिनेशन दी स्टार्टिंग के अंदर, OECD की हो गया या 12th 5 ईयर प्लान, ये आपके वैल्यू एडिशन का काम कर सकते हैं। बाकी आप डेफिनेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आप यूज कर सकते हो। तो अगर ये सब चीजें आप अपने आंसर के अंदर मेंशन करेंगे तो आई थिंक ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आप बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हो। एक आखिरी छोटी सी चीज मैं और बताऊं, एक ना यहां पर एक चीज होती है पॉवर्टी ट्रैप, ये भी लिंक्ड है टॉपिक है इसके साथ ही, तो थोड़ा सा इसको भी आप यहां पे समझ ही लो मेरे साथ में। एक्चुअली ऐसा ना ये जो फिगर है ये कहीं भी बना सकते हो आप सोल्यूशन एक तरह से बताते समय। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे अगर आप नोटिस करो यहाँ पे, मान लो ग्रोथ हमारी कम है, मान लो GDP हमारी कम रफ्तार से बढ़ रही है, लो इकोनॉमिक ग्रोथ है। इस लो इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से क्या होगा, लोगों की इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो भाई लोग कम सेव करेंगे, कम इन्वेस्टमेंट होगा, और अगर इन्वेस्टमेंट कम होगा तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ हमेशा कम ही रहेगी। तो ये एक तरह का ना एक बहुत ही विशियस साइकिल हो गया आपका पॉवर्टी का कह सकते हो, या ग्रोथ का एक विशियस साइकिल आप कह सकते हो कि उसी में आप फंसे हुए हो। क्योंकि कमाई नहीं हो रही, कमाई नहीं हो रही तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही तो ग्रोथ नहीं हो रही, और ग्रोथ नहीं हो रही तो फिर से कमाई नहीं हो रही। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो यहाँ पर ना हमें इससे बाहर आना पड़ेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा पॉवर्टी ट्रैप बन सकता है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं, मान लो कमाई कम है, अब कमाई कम होगी तो कहीं ना कहीं एजुकेशन, हेल्थ, स्किल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके ऊपर कम आपकी स्पेंडिंग होगी, तो वो चीज खराब होगी। अगर किसी इंसान के यहाँ अच्छे एजुकेशन या हेल्थ ही नहीं है तो कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल बहुत ही पुअर है। क्योंकि आप नोटिस करो भारत की सबसे बड़ी शक्ति क्या है, भारत की सबसे बड़ी शक्ति हम और आप हैं, हमारा ह्यूमन कैपिटल है। हमारे यहाँ पे जो लोग हैं, हमारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमारे यहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो है हमारा ह्यूमन कैपिटल। उनके पास अच्छे एजुकेशन है, अच्छे स्किल्स है, तभी तो हम इतना अच्छा कर रहे हैं। पर अगर हमारे देश की इनकम ही कम होगी, हमारे लोगों की इनकम कम होगी, तो भाई एजुकेशन हेल्थ पे स्पेंडिंग ही नहीं हो पाएगी, एजुकेशन हेल्थ पे स्पेंडिंग नहीं होगी तो हमारा ह्यूमन कैपिटल खराब होगा, ह्यूमन कैपिटल खराब होगा तो भाई कुछ प्रोडक्टिविटी आएगी नहीं, प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी तो इनकम फिर से कम। तो इससे क्या होता है, लो डेवलपमेंट रहती है देश के अंदर। समझ गए इस बात को? ये भी ना आप एक छोटा सा डायग्राम एक्सप्लेन कर दोगे तो सामने वाले को समझ जाएगा कि आपको ना क्वेश्चन की एक्चुअल समझ है
यू नो कि मतलब मुद्दा कहां पे है, यू नो कि दिक्कत कहां पर है, एंड इसको आपको बस ये लाइन को काटना होगा एंड अकॉर्डिंगली आपका सोल्यूशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक ग्रोथ है तो कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, फिर यहां से इनकम आपकी बढ़ सकती है, एंड सेम चीज बाकी जगह के ऊपर भी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह के आप अच्छे से डायग्राम भी आप रिप्रेजेंट करके अपने आंसर्स को और बढ़िया बना सकते हो। हाँ जी, उसी तरह से देखो इसके साथ एक लिंक्ड मुद्दा और है, वो है आपका जॉबलेस ग्रोथ का। अब जॉबलेस ग्रोथ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफी सारे लोग देखो करंट सरकार को भी कई बार क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई ग्रोथ तो हो रही है पर रोजगार नहीं मिल रहा। ये वाली बात ना काफी बार न्यूज़पेपर में आती भी है। थोड़ा सा एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो जब मैं बात करूँ ना जॉबलेस ग्रोथ की, जॉबलेस ग्रोथ का अंतर यही होता है कि आपका ना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, पर आपका एम्प्लॉयमेंट के अंदर मतलब ये साइमल्टेनियस नहीं आएगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत है कि आपका, अच्छा हाँ, नॉट इनकम्प्लीट, यस यस, ये नॉट वर्ड मैंने पढ़ा नहीं था, हाँ, कि आपके गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है पर कॉरस्पॉन्डिंगली जो आपके रफ्तार होनी चाहिए थी रोजगार के अंदर साथ में, वो रफ्तार नहीं आ रही। ठीक है, ग्रोथ तो हो रही है पर ग्रोथ के साथ साथ जो जॉब आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई, दैट इज नोन एज जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पिछले कुछ सालों के अंदर हमारा जीडीपी 7% से ग्रो करा है, पर अगर मैं बात करूं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की जो काफी अच्छा डेटा हमें देता है, उसके हिसाब से बेरोजगारी दर 8.1% निकल के आई है। इकोनॉमिक सर्वे ने अलग डेटा दिया है, यहां पर एक अलग डेटा है। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि हाँ, जॉब्स तो नहीं है प्लस ग्रोथ हो रही है, तो इसी चीज को हम बोल सकते हैं जॉबलेस ग्रोथ। तो ऐसे क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन आप ऐसे ही करोगे, जॉबलेस ग्रोथ को इंट्रोड्यूस करते हुए, उसको प्रूव करते हुए कि हाँ जॉबलेस ग्रोथ का मतलब कैसे आप डेटा के साथ उसको प्रूव कर दिया। ठीक है, एक बार ये चीज पता लग गई, फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए जहां पर हम डिस्कस करेंगे थोड़ा और डेटा। आप देख सकते हो जैसे 90% जो जॉब्स करेंटली है वो लगभग आपकी इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर है, तो यानी कि अगर जॉब्स क्रिएट भी हो रही हैं तो अच्छी क्वालिटी जॉब्स नहीं क्रिएट हो रही, ज्यादातर जॉब्स इनफॉर्मल सेक्टर में है, तो वो भी एक बड़ा इशू बनता है। उसके साथ ही अगर मैं बात करूं, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो कि या तो काम ढूंढ रही हैं या फिर काम कर रही हैं, इसको हम बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अभी अगर हम बात करें ना तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारा महिलाओं का ये इंप्रूव हुआ है, नो डाउट अबाउट इट, अभी 37% के आसपास है, पहले ये 20-22% हुआ करता था, तो उससे तो हमने काफी बढ़िया कर लिया है, पर अभी भी ये नंबर कम है। सोचो, ऐसा समझो कि 100 महिलाओं में से सिर्फ 37 महिलाएं ही ऐसी हैं जो या तो काम ढूंढ रही हैं या काम कर रही हैं, बाकी 63 जो हैं वो ना ही काम करना चाहती हैं ना ही काम ढूंढ रही हैं। अब इसमें कारण पैट्रियार्की भी है और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पर ये नंबर अपने आप में कम है तो महिलाओं को भी आगे बढ़ने के मौके नहीं दिए जाते, तो ये भी जॉबलेस ग्रोथ हुआ। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, चलो ये तो मैंने बता ही दिया कि सेंसस 2011 का जो डेटा है वो बताता है कि जीडीपी हमारी 7.7% से, इकोनॉमी हमारी इतने परसेंट से ग्रो करी, पर रोजगार सिर्फ इतने कम ग्रो करे। दिस इज ऑल्सो जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है सर, आइडिया तो लग गया कि जॉबलेस ग्रोथ का अंतर मीनिंग क्या होता है। अब क्या कारण क्या है, मतलब क्यों है देश में जॉबलेस ग्रोथ, व्हाट इज द रीजन? देखो रीजंस बहुत सारे हैं, इनमें से मैंने ये 6-7 एटलीस्ट रीजंस होंगे आपके सामने, इनमें से कुछ एक रीजंस आप याद रखना ताकि आपको आंसर करने में आसानी हो। पहली चीज तो आप ये नोटिस करो कि हमारा देखो जो फोकस ज्यादा है ना वो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के ऊपर ज्यादा है, और आप जानते हो यार अगर लोगों को रोजगार देना है तो हमारा फोकस लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के ऊपर ज्यादा होना चाहिए, पर क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के अंदर उतना पोटेंशियल नहीं होता, उनके अंदर हाई इंप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी नहीं होती, तो इस वजह से हमारे यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री से ग्रोथ तो हो जाती है पर जॉब्स नहीं आती। उसके अलावा अगर मैं बात करूं भारत की, अगर हम बात करें ना तो भाई यहाँ पर ना जो ग्रोथ है वो क्यों आई है, वो टर्शरी सेक्टर की वजह से आई है। हमारा जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, जो हमारा टर्शरी सेक्टर उसने काफी तेजी से ग्रो किया है, और मैंने अभी आपको डेटा भी बताया कि एग्रीकल्चर में 45% लोग काम तो कर रहे हैं पर जीडीपी कॉन्ट्रिब्यूशन लगभग 17% ही है। पर आप मुझे बताओ कि क्या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ये जो टर्शरी सेक्टर, आपका ट्रेड, आपका बैंकिंग, ये आपके कम्युनिकेशन हो गया, क्या यहां पर उतने सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है? नहीं मिल सकता। इसी चीज को बोलते हैं लेस इंप्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। तो ये भी एक कंसर्न है कि ग्रोथ तो हो गई आपके टर्शरी सेक्टर की वजह से, नई नई जॉब्स क्रिएट तो हो गई, पर नई नई तरह की जॉब्स आई पर बहुत मैसिव लेवल के ऊपर जॉब्स नहीं आ पाई। मैसिव लेवल ऑफ जॉब्स कहां पे आती हैं? आपकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही, और मैन्युफैक्चरिंग हमारा थोड़ा सा कमजोर रहा है। इसके साथ ही एक मुद्दा है, मतलब ये लास्ट वाला टॉपिक भी इसमें पढ़ लो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि बैकबोन माना जाता है किसी भी इकोनॉमी का, वो लार्जली क्या रहा है? ये मिसिंग मिडल रहा है। ये दरअसल में ना, ये मेरा टर्म नहीं है, ये इकोनॉमिक सर्वे ने ही टर्म यूज किया है, मिसिंग मिडल। तो आप इसको भी यहाँ पे बताओगे कि मिसिंग मिडल का होना भी एक बड़ा कंसर्न रहता है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कभी ग्रो ही नहीं कर पाया, बड़ी बड़ी कंपनीज हम यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। कुछ एक कंपनीज हैं पर बहुत ज्यादा नहीं।
एक मुद्दा यहां पर और भी है, ये एक्चुअली सारे मुद्दे लिंक्ड है वैसे तो। एक मुद्दा यहाँ पे हमारा यूनिक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। अब आप पूछेंगे सर इसका मीनिंग क्या हुआ आपके यूनिक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, हमारे पास जैसे आपको तीनों सेक्टर्स देखने को मिलते हैं, आपका एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, आपका सर्विस हो गया, है ना। एग्रीकल्चर जनरली उन देशों में ज्यादा पाया जाता है जो कि अंडर डेवलप्ड होते हैं। सर इंडस्ट्री सेक्टर जनरली उन देशों में अच्छा होता है जो डेवलपिंग होते हैं, और जो डेवलप्ड देशों में ज्यादातर सर्विस सेक्टर डोमिनेट करता है। यह मैं बात कर रहा हूँ जीडीपी के टर्म्स के अंदर। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। जैसे यूएस की बात करें तो सर्विस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्रीकल्चर अभी अफ्रीकन कंट्रीज में ज्यादा डोमिनेटेड है, वहां पर वो इतने बाकी दोनों सेक्टर डेवलप कम है। तो ये एक चीज हुआ। और एग्रीकल्चर में उतने ज्यादा स्किल्स नहीं चाहिए। इंडस्ट्री में सेमी स्किल्ड लेबर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। सर्विसेज के अंदर हाईली स्किल्ड लोगों की ज्यादा जरूरत होती है। ये एक नॉर्मल ट्रेंड माना जाता है, ऐसा नहीं कि इसकी एक्सेप्शंस नहीं है, एक्सेप्शंस है, पर नॉर्मली ट्रेंड ये होता है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर लो स्किल्ड लोग होते हैं तो एग्रीकल्चर डोमिनेट करता है, डेवलपिंग के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डोमिनेट करता है, एंड हमारा जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर आपका स्किल्ड लेबर ज्यादा डोमिनेट करता है, एंड वहां पर सर्विसेज ज्यादा होती हैं। सर्विस सेक्टर इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया बड़ा ही अजीब सा एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि देखो यार इंडिया में ना सर्विस सेक्टर से खूब पैसा आता है, मतलब जीडीपी के अंदर सर्विस का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। सही बात है, पर इंडिया तो डेवलप्ड कंट्री नहीं ना है, हम तो डेवलपिंग है। बिल्कुल ठीक बात है। पर अगर मैं बात करूं ज्यादातर लोग कहाँ काम कर रहे हैं, तो भाई हम ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। तो आर यू गेटिंग द पॉइंट, कितना इंडिया में कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो चुकी है। इंडिया में सिचुएशन कितनी कॉम्प्लेक्स है। नॉर्मली क्या होता है, ये हमारा एग्रीकल्चर रहा, ये रहा हमारा इंडस्ट्री, और ये रहा हमारा सर्विस। पहले कंट्रीज यहां पे होती है, फिर यहां से यहां जाती है, फिर यहां से यहां जाती हैं। ठीक है, इंडिया ने पता क्या किया, इंडिया ने डायरेक्टली जंप कर दिया, हम डायरेक्टली यहां से यहां पे आ गए। डायरेक्टली ये बीच वाली स्टेज हमारे यहाँ पे कभी आई ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर अनस्किल्ड लोग चाहिए थे, मतलब कम स्किल्ड वाले, यहाँ पे सेमी स्किल्ड चाहिए थे, यहाँ पे स्किल्ड लोग चाहिए थे। अब इंडिया में देखो यार, जीडीपी कंट्रीब्यूशन पहले जब यहां से ज्यादा था, अब तो हम डायरेक्टली यहां पर आ गए, पर भाई लोग अभी भी इधर ही फंसे हुए हैं। सर्विस सेक्टर में लोग कम है पर जीडीपी कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, यहां पर लोग ज्यादा, जीडीपी कंट्रीब्यूशन कम है। तो इसी चीज को बोलते हैं स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे 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 होता है। इंडिया का डायरेक्टली ऐसे हो गया, और ऐसे भी कैसे हुआ, जीडीपी के अंदर हो गया, लोगों के अंदर हुआ ही नहीं। ये बड़ा ही अपने आप में कंसर्निंग मुद्दा है। एंड इसका कारण क्या है, इसका कारण यही है कि भाई नोटिस करो कि हमारे यहाँ पे ऑक्यूपेशनल ट्रांसफॉर्मेशन तो हो नहीं पाया। एग्रीकल्चर के अंदर छुपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है, जिसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, है ना। और उससे क्या हुआ है, उससे कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी भी हो गई है काफी ज्यादा। एग्रीकल्चर में लोग काम तो कर रहे हैं पर ज्यादा कमाई नहीं है। ऑन द अदर हैंड सर्विस में कम लोग काम कर रहे हैं, कमाई खूब है उनकी। तो फर्क तो आएगा ही आएगा। तो ये भी एक कारण बना है हमारे जॉबलेस ग्रोथ का, राइट। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखो जो एमएसएमईज होती हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, को भी अलग टॉपिक से हम डिस्कस कर लेंगे। एमएसएमईज की बात करें ना, तो यहां पर ना इनके रिगार्डिंग कुछ एक इश्यूज हैं। मुझे एक चीज बताओ, जैसे आप इस चीज को अंडरस्टैंड करोगे, अगर मान लो जैसे आप छोटे होते हो, आप छोटे हो, तो छोटे होते हो ना, तो आपको ना थोड़ी फैमिली ज्यादा प्रोटेक्ट करती है, आपको संभाल के रखती है, आपको कुछ भी दिक्कत ना आए वो सारा इंश्योर करती है फैमिली। लाड प्यार खूब किया जाता है आपको। पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, अगर ये लाड प्यार कई सालों तक होता रहा तो दिक्कत हो जाएगी ना। कल को आप कभी बड़ा ही नहीं होना चाहोगे, आप सोचोगे यार मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो घर वाले लाड प्यार करना बंद ना कर दें। समझ पा रहे हो? यही चीज हमारी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ होती है। जब कंपनियां छोटी होती है ना, जब एंटरप्राइज छोटी होती है, सरकार बहुत सारे सुख सहूलियत देती है उनको, बहुत सारे इंसेंटिव देती हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स देती हैं, और वो बेनिफिट्स चले जाते हैं जब वो एंटरप्राइजेस बड़ी हो जाती हैं। तो मुझे बताओ उन एंटरप्राइजेस के दिमाग में क्या आएगा। उनके दिमाग में आएगा यार अगर हम बड़े होंगे ना तो ये सारे इंसेंटिव्स खत्म हो जाएंगे, ये सारे जो टैक्स वाली चीज़ें थी वो खत्म हो जाएंगी, एंड प्लस एट द सेम टाइम जो कंप्लायंस है वो अपने आप में इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे केस में ना बहुत सारी एमएसएमईज जानबूझकर बड़ा नहीं होना चाहती, जिसको इकोनॉमिक सर्वे वर्ड यूज करता है ड्वार्फिज्म, वो छोटा रहना ही पसंद करती हैं। तो छोटा रहना भी पसंद करेंगी, मुझे बताओ कंपनी छोटी ही है, एंटरप्राइज छोटी ही है, तो क्या दिक्कत आएगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की दिक्कत आती है। अगर आपको ये शर्ट बनानी होती है ना, अगर इसकी करोड़ शर्ट्स बनानी ना ऐसी, तो शायद इसके दाम, एक शर्ट का दाम बहुत कम होगा। पर अगर कंपनी छोटी है, वो सिर्फ 100 ही शर्टें बना रही है, तो एक शर्ट का दाम ज्यादा होगा। लोग भी कम काम करेंगे ऐसी कंपनीज के अंदर।
तो यहाँ पर ना लेस इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है छोटी कंपनीज के अंदर एंड लो एम्प्लॉयमेंट होता है। तो ये एक मुद्दा बनता है देश में जॉबलेस ग्रोथ का। बाकी जैसे मैंने आपको कहा था, जैसे इंडिया स्किल्स रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी वही बात करी गई है कि देश में केवल 45% इंजीनियर्स हैं जो कि एम्प्लॉयबल हैं। ये बहुत बड़ा कंसर्न हो गया। यानी कि लोगों के पास स्किल्स तो हैं, पर जो इंडस्ट्री को स्किल्स चाहिए उसके साथ और इन दोनों के स्किल्स में एक मिसमैच है। पढ़ाया कुछ हो जा रहा है, एकेडमिक्स में अलग चीज चल रही है, इंडस्ट्री में अलग चीज चल रही है, इनके बीच में जो कोलैबोरेशन होना चाहिए वो कोलैबोरेशन मिसिंग है। तो ये कुछ कारण बनते हैं जिसकी वजह से देश में जॉबलेस ग्रोथ देखने को मिलती है। तो बस सर प्रॉब्लम बताने से काम थोड़ी बनेगा, सोल्यूशन भी देना पड़ेगा कि कैसे इसको टैकल किया जा सकता है। और देखो यार, मेरे कहने से क्या होता है या आपके कहने से क्या होता है, पर इकोनॉमिक सर्वे से कहने से होता है। तो इकोनॉमिक सर्वे ने भी इसका सोल्यूशन बताया है। क्या बताया है? उसने बोला है कि भाई हमें ना लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पे फोकस करना पड़ेगा। और इन्होंने एग्जांपल्स भी दिए हैं कौन सी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल। आप बांग्लादेश का एग्जांपल देखते हो, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है टेक्सटाइल्स की वजह से। ये एक अपने आप में लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा, ग्रोथ भी होगी और रोजगार भी अच्छे खासे मिलेंगे। आपकी लेदर इंडस्ट्री हो गया, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स हो गया, आपकी टॉय इंडस्ट्री हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। टॉय इंडस्ट्री के लिए तो प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार डिस्कशन किया है इसके ऊपर, अपने जो मन की बात होता है उनके द्वारा, उसके अंदर भी और अदरवाइज भी। हमारे यहाँ पे कर्नाटका के अंदर चन्नपटना जैसे है, ठीक है, और भी कई इस तरह से देश भर में गांव हैं जहां पर बहुत ही अच्छे अच्छे टॉयज बनाए जाते हैं। तो वो इंडस्ट्री भी अच्छे खासे लोगों को रोजगार दे सकती है। इसके अलावा देखो यार, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। आप जब भी कोई सड़क बनाते हो, जब भी कोई ब्रिज बनता है, जब भी कोई और चीज बनती है ना, उसके बेनिफिट्स बहुत सारे और सेक्टर्स को जाते हैं। क्योंकि आप नोटिस करो यार, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की वजह से जब आप एक सड़क बना रहे हो ना, तो सड़क से ना बहुत सारी और इंडस्ट्रीज को मदद हो रही है। में आपकी सीमेंट, आपका स्टील, आपका जो सरिया वगैरह पड़ेगा, सब सब इंडस्ट्रीज को मदद मिलेगी। और ऊपर से अगर एक अच्छी सड़क बनती है, वहां कल को टूरिज्म भी आएगा, टूरिज्म आएगा तो रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, होटल्स खुलेंगे, तो इकोनॉमी अपने आप में और बहुत बढ़िया हो जाएगी। बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पे फोकस करना पड़ेगा। सरकार का जो ज्यादा फोकस होना चाहिए वो कैपेक्स पे होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बजट आया अभी कुछ दिन पहले ही, तो जितना मतलब आई थिंक 1,11,111 करोड़ जो पैसा था वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। तो कैपेक्स के ऊपर होगा, सॉरी आई थिंक मैं नंबर गलत बोल गया, 11 लाख था, ठीक है ना। तो वो नंबर एक बार चेक कर लेना, वो 11,11,000 करोड़ ऐसे कुछ पैसा दिया गया है कैपेक्स के ऊपर। तो कोशिश यही है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा करेंगे तो उसके बेनिफिट्स भी लॉन्ग टर्म के अंदर देखने को मिलेंगे ज्यादा। बाकी देखो, नीति आयोग कहता है गिग इकोनॉमी के बारे में भी, गिग इकोनॉमी काफी तेजी से ग्रो हो रही है, तो बहुत सारे रोजगार आपके इन सेक्टर्स में भी हो सकते हैं। आपके एमएसएमई को पुश देना पड़ेगा एंड एट द सेम टाइम भारत में आज के समय तीसरे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टार्टअप्स देखने को मिल जाएंगे आफ्टर यूएसए एंड चाइना। ऐसा यहाँ पे मतलब डेटा जो बताता है कि थर्ड लार्जेस्ट हम दुनिया भर में हैं। तो जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, इनको भी अगर हम बेनिफिट्स दें तो जो स्टार्टअप की रफ्तार है वो ऐसे ही आगे भी बनी रहेगी एंड यहाँ से भी बहुत सारे अच्छे अच्छे रोजगार हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। डेफिनेटली ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे जॉबलेस ग्रोथ के बारे में पता होने चाहिए थे। तो ये जो सारे पॉइंटर्स है ना, चाहे ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, इंक्लूसिव ग्रोथ, जॉबलेस ग्रोथ, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ लिंक्ड ही हैं। हो सकता है क्वेश्चन कोई डायरेक्ट ना आए यहाँ से, बट अगर मान लो कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, ये वो वाले पॉइंटर्स हैं जो आप एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो, एक जगह के पॉइंटर्स आप दूसरी जगह डाल सकते हो। इससे आपको वैल्यू एडिशन करने में बहुत बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। एंड ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आप कभी भी हवा में बातें नहीं करोगे, आपको प्रॉपर डेटा के साथ आप बात करोगे, साथ में आपकी उसकी जो भी एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन उसको रिलीज करती है उनका मेंशन करोगे, तभी आप यहाँ पे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये टॉपिक आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से।